नमस्कार, मैं हूं विनोबा कुमार पटेल और मेरे इस YouTube मंच पर आप सबका स्वागत है। परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या कभी पेपर लीक पर चर्चा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि संसद में पेपर लीक पर उठाए गए सवालों पर लगातार सरकार कहती रही है कि उसके पास डाटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें लगा कि हो सकता है मोदी जी पेपर लीक पर कोई चर्चा आयोजित करके सारी जानकारी देश को बता दें। आज के वीडियो में हम नीट पेपर लीक मामले में भाजपा कनेक्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका, एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह और सीबीआई की भूमिका और एनटीए की हैसियत को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वीडियो के अंत तक ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीट यूजी का पेपर लीक हो गया या जानबूझकर ऐसा करवाया गया। 3 मई को भारत के 551 शहरों सहित विदेशों में 14 जगहों पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 23 लाख छात्र शामिल हुए। लेकिन इन छात्रों के सपनों और उम्मीदों पर एक हफ्ते पहले ही पानी फिर गया। एनटीए का इंस्टाग्राम पेज देखने पर आपको ये सारा खेल आसानी से समझ आ जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षा आयोजित करवाने का दावा परीक्षा के 4 हफ्ते पहले से ही किया जा रहा था। प्रशासन मुस्तैद है, परीक्षा केंद्रों की घेरेबंदी व्यापक पुलिस बल द्वारा की गई है और निगरानी के लिए इस बार एआई का प्रयोग किया जाएगा। अब आप छात्र क्या बेटर इंडिया के लिए तैयार हैं? ये सारी दलीलें आपको एनटीए के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगी। बावजूद इन सब दलीलों के पर्चा लीक होने से नहीं रोका जा सका। अब सवाल है कि क्या देश की जनता को गुमराह करने के लिए ये सब ढोंग रचा जा रहा था या ये सब किसी प्रक्रिया का हिस्सा था? इस बार किसी और ने नहीं बल्कि एनटीए के एक्सपर्ट पैनल ने ही पेपर लीक कर दिया, जिन्हें क्वेश्चन पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। महाराष्ट्र के प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ मांधरे ने मिलकर रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के लगभग 600 नंबर के 120 सवाल छात्रों के बीच बांट दिया। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनीषा की एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली दोस्त, मतलब दूसरी मनीषा बागमारे के जरिए छात्रों को कुलकर्णी के घर भेजा जाता था और प्रोफेसर कुलकर्णी परीक्षा में आने वाले एक एक प्रश्न को बच्चों को लिखवाया और रटवाया। इसकी एवज में छात्रों से 10-10 लाख रुपए लिए गए और प्रोफेसर कुलकर्णी ने आपस में 3-3 लाख की डील कर ली। कुलकर्णी और मनीषा लंबे समय से एनटीए के पैनल का हिस्सा थे, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में एक दूसरी बड़ी कड़ी ये है कि राजस्थान के एक ही परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है। कांग्रेस के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पर लिखा है कि जिस दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल और उसके बेटे विकास बिवाल को गिरफ्तार किया गया है, वे भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी हैं। हालांकि राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर गोरा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कि दिनेश बिवाल ना तो कभी पार्टी का सदस्य रहा और ना ही किसी पद पर रहा, लेकिन दिनेश का फेसबुक पेज खंगालने से पता चलता है कि ये भाजपा के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अपनी हाजिरी लगाता रहा है। 13 अक्टूबर 2025 को ये एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह एवं 4 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ सिर्फ फोटो में नहीं बल्कि पोस्टर के साथ नजर आया
और जम्बा रामगढ़ से विधायक महेंद्र लाल मीणा का करीबी बताया जाता है। दिनेश बिवाल ने गुरुग्राम के कैरियर काउंसलर शुभम गिरनार से नीट परीक्षा का पेपर 30 लाख में प्राप्त किया, जिसकी डील 8 महीने पहले ही हो गई थी और परीक्षा से महज 4 दिन पहले उसे ये क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ, जिसे दिनेश बिवाल ने अपने भतीजे विकास सहित 10 अन्य छात्रों को बांट दिया। शुभम गिरनार को ये क्वेश्चन पेपर पुणे के किसी धनंजय लोखंडे से प्राप्त हुआ था। विशेष बात यह है कि पिछले साल नीट परीक्षा में दिनेश के परिवार के 5 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें से विकास भी एक है। दैनिक भास्कर की पड़ताल से पता चला है कि विकास ने पिछले साल सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसके कॉलेज में होने वाले टेस्ट में औसत से भी कम 30% नंबर ही आते हैं, जबकि पिछली बार की नीट परीक्षा में इसने 85% अंक हासिल किए थे। इतना ही नहीं, ये तो महीने में कभी कभार ही क्लास जाता है। नीट पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार विकास कॉलेज टेस्ट में फेल हो जाता था, लेकिन नीट एग्जाम में उसका सिलेक्शन 85% के साथ हो गया, जबकि नीट 2024 में उसे 720 में से केवल 270 नंबर मिले थे। 12वीं में केवल 55% मार्क्स मिले। उसने सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकल से दूर भागता था। पता लगा कि उसकी अटेंडेंस जो है वो काफी शॉर्ट है। मई तक 11 मई तक वो प्रेजेंट था, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं था। पढ़ाई में कैसा था? ऐसे 2025 बैच का स्टूडेंट है। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी पुअर है और अटेंडेंस भी उसकी शॉर्ट है। सीबीआई अब विकास के पूरे एजुकेशन रिकॉर्ड को खंगाल रही है। आशंका है कि नीट 2025 का एग्जाम भी लीक हुआ था। अब सवाल है कि क्या इन तमाम बिंदुओं को छोड़ा जा सकता है? राजस्थान एसओजी को 7 मई तक ये बात पता चल गई थी कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को गेस पेपर का नाम देकर फैलाया गया था। लेकिन जरूरी सवाल ये है कि जब 7 तारीख को ही पता चल गया था कि पर्चा लीक हुआ है, तो एनटीए ने इसमें एफआईआर दर्ज करवाने और परीक्षा रद्द करने में 5 दिन का वक्त क्यों लिया? आखिर इतने दिन तक एजेंसी क्या कर रही थी? एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह ने एएनआई से कहा है कि पेपर लीक को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। उनके अनुसार परंपरागत रूप से पेपर 100% लीक नहीं हुआ। ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी। हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा ना आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस कुछ सवाल बाहर आ गए हैं जो स्वाभाविक हैं। ये सब क्या बकवास है कि कुल 720 अंकों में से 600 नंबर के लगभग 120 सवाल बाहर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर घूम रहे थे और पेपर लीक नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं वीडियो के आरंभ में ही कह रहा था कि प्रधानमंत्री को पेपर लीक पर चर्चा आयोजित करके कम से कम पेपर लीक को डिफाइन तो कर ही देना चाहिए। सीबीआई ने हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस एजेंसी की कहानी अत्यंत निराली है। ये पहली बार नहीं है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, बल्कि इससे पहले 2017, 2021 और 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हो चुका है, जिस वजह से
अब पेपर लीक साजिश जान पड़ता है। जिस सीबीआई ने 2024 में नीट पेपर लीक मामले में संदिग्ध के रूप में बिहार के संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ सीबीआई 90 दिनों के अंदर चार्जशीट ही फाइल नहीं कर पाई और वो अपने आप ही मामले से बरी हो गया। हालांकि मुखिया एक अन्य परीक्षा घोटाले में शामिल होने की वजह से वो आज भी जेल में बंद है। अब सीबीआई ने मामला दर्ज करके गिरफ्तारियां कर ली हैं, तो आप चाहें तो डांस कर सकते हैं, लेकिन आप सीबीआई से न्याय और आरोपियों को सजा दिलाने की उम्मीद करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। पिछले साल जब 2025 के नीट पेपर लीक पर आरोप लगे तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा पेश किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और कोर्ट ने मान भी लिया। अब राजस्थान के दिनेश बिवाल, जिसके परिवार के 5 बच्चों का दाखिला सिर्फ एक परीक्षा में 2025 में हुआ, क्या ये कोई संयोग है या फिर ये कोई प्रयोग है? अब आखिर कैसे माना जा सकता है कि 2025 वाला पेपर लीक नहीं हुआ? दिनेश बिवाल मीडिया के कैमरों पर साफ कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन ये बड़े लोग आखिर कौन हैं? पत्रकार पूछते रहे, इसका जवाब उसने नहीं दिया। ये सब कुछ पीटीआई ने रिपोर्ट किया है। देश भर में एनटीए डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि एनटीए का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ना तो इसकी कोई सीएजी से जांच कराई जा सकती है और ना ही ये संसद के प्रति जवाबदेह है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि एनटीए को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इसकी कोई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित ना की जा सके। एनटीए के चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी, लेकिन लगे हाथ ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रदीप जोशी इस कुर्सी तक कैसे पहुंचे। आरएसएस के प्रचारक किसी विनोद जोशी की सिफारिश पर प्रदीप जोशी को 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया और उसके बाद 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में घुसाया गया। उसके बाद जोशी जी ने यूपीएससी का सदस्य होने की मंशा जाहिर की और 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बन बैठे और 2024 में एनटीए के अध्यक्ष बनाए गए। इससे ये बहुत साफ हो जाता है कि आज देश के महत्वपूर्ण पदों पर कैसे लोगों को बैठाया गया है और किसने बैठाया है और देश का भविष्य किन लोगों के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। सरकार ने बजट में एनटीए के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि एनटीए मनमाफिक उगाही कर सके। 2024 में एक आरटीआई के जवाब से पता चला कि सिर्फ 6 साल में एनटीए ने 450 करोड़ का मुनाफा कमाया। क्या इतने महत्वपूर्ण संगठन मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं? क्या भारत सरकार ये बताने की हिम्मत जुटाएगी कि आखिर किन नियम और शर्तों के आधार पर इसके अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है? नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
सवालों का सामना करने की बजाय मीडिया कैमरों से भागते नजर आए। सरकार ने पिछले 10 सालों में सदन में कभी नहीं बताया कि अब तक आखिर कितने पेपर लीक हुए या करवाए गए और लीक की वजह से कितने लोग प्रभावित हुए। लेकिन 2024 में इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे में खबरें छपी 2014 से लेकर 2024 तक 89 बार देश के लगभग 16 राज्यों में पेपर लीक हुए और 48 बार दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। पेपर लीक के ज्यादातर केस उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से सामने आए हैं, जहां भाजपा की सरकारें सत्ता में हैं और पिछले 12 साल में पेपर लीक होने की संख्या 93 तक पहुंच गई है। एनटीए की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने कहा था, स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाओं के आयोजन के लिए एनटीए को थर्ड पार्टी के परीक्षा केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एनटीए को 1000 से ज्यादा अपने सेंटर स्थापित करने चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि इतनी महत्वपूर्ण संस्था में कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेके पर अधिकारी एवं कर्मचारी नहीं रखे जाने चाहिए। बताइए, एनटीए इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा करवाने के लिए ठेके पर लोगों की भर्ती करता है और अब ये पर्चा लीक हो जाने पर जिम्मेदारी लेने की बात कहकर देश की जनता पर एहसान कर रहा है। राधाकृष्णन ने बहुत स्पष्ट कहा था कि पेपर प्रिंटिंग होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इनक्रिप्टेड पेपर भेजा जाना चाहिए। अब ये आप जनता का दुर्भाग्य है या सरकार की दूरदर्शिता कि राधाकृष्णन की सिफारिशों को नहीं माना गया। खैर, आपको जब वोट चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या पर्चा लीक होने पर आपको कोई असर होगा? मुझे तो उस दिनेश बिवाल की चिंता सता रही है कि बेचारा हिंदू एकता से लेकर राष्ट्रीय एकता, सरदार पटेल, अंबेडकर जयंती सब कुछ कवर कर रहा था। अब जब वो गिरफ्तार हो गया है तो धर्म की राजनीति और राष्ट्रीय एकता के लिए भला कौन काम करेगा? कहीं इसके जेल जाने से देश की 80% हिंदू आबादी खतरे में तो नहीं आ जाएगी? लगभग 82% दर्शक हमारे वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे तमाम लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये सब हमें आपको बताने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। हमें देखने के लिए शुक्रिया।